नमस्कार साथियों, आज हम लोग राज्यसभा चुनावों पे बात करेंगे और इसलिए राज्यसभा चुनावों पे बात करेंगे कि इस समय राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय 15 राज्यों में लगभग 57 राज्यसभा की सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और ये राज्यसभा की सीटें वे हैं जो 21 जून 2022 से लेके और 1 अगस्त 2022 के बीच में खाली होने वाली हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संसद में 2 सदन हैं। एक तो लोकसभा है जिसमें कि हम सभी लोग चुनाव में भाग लेते हैं, वोट देते हैं, और ये राज्यों का सदन जो है वो उच्च सदन माना जाता है। और ये जो लोकसभा के ऊपर उच्च सदन है, राज्यसभा जिसको हम कहते हैं, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के द्वारा हर राज्य को कुछ सीटें आवंटित हैं कि किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित होगी। अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं जिसमें कि 12 मनोनीत होती हैं, अर्थात 238 इलेक्टिव सीटें होती हैं, जिसमें कि कुछ सीटें अभी खास शेष आवंटित नहीं हुई हैं राज्यों को। तो लेकिन ऑप्टिमम 238 सीटें राज्यसभा में इलेक्टिव हो सकती हैं और 12 नॉमिनेटेड होती हैं। तो ये जो इलेक्टिव सीटें होती हैं, ये एक ख़ास बात राज्यसभा की ये है कि राज्यसभा का चुनाव कभी एक साथ नहीं होता और इसका कारण ये है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कभी भी पूरी तरह से उसके सारे सदस्य मुक्त नहीं होते या खाली नहीं होती हैं सीटें। ऐसा संविधान में नियम बनाया गया है कि राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष 1/3 सीटों पे चुनाव हुआ करेंगे और इस तरीके से एक तारतम्यता बनी रहेगी। लोकसभा कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी भंग हो सकती है, लेकिन एक सदन भारत में हमारी संसद का हमेशा स्थायी रूप से बना रहेगा और उसमें इसीलिए हर 2 वर्ष पे कुछ न कुछ चुनाव चलते रहते हैं। तो राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 15 राज्यों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और हरियाणा, इन 15 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसमें ज़्यादातर अधिकतम जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश को आवंटित है। उत्तर प्रदेश में चूँकि जनसंख्या बड़ी है, 403 विधायक हैं, उसी अनुपात में यहाँ पे 11 सीटें इस बार चुनाव में है। वैसे टोटल 31 सीटें यूपी को आवंटित हैं। तो चूँकि 1/3 सीटों पे चुनाव होते हैं तो 10 और प्लस 1 11, तो 11वीं सीट भी इस बार है। तो 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव होंगे। बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसी प्रकार हर राज्य में सीटें आवंटित हैं। जो आज महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि आज हम लोग राज्यसभा पे चुनाव की प्रक्रिया पे बात नहीं करेंगे, उसको हम किसी अगले वीडियो के रिजर्व करते हैं, जल्दी ही करेंगे उस पर बात, चुनाव चलते बात करेंगे। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये डिस्कस करेंगे कि क्यों राज्यसभा के चुनावों में सीक्रेट बैलेट अर्थात गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू इसलिए है कि लोकतंत्र में गुप्त मतदान एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है और भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, लोकसभा का हो, विधानसभाओं का हो, पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, सारे के सारे चुनाव जो हैं वो एक प्रकार से गुप्त मतदान प्रणाली से होते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है कि ये गुप्त मतदान प्रणाली राज्यसभा के चुनाव में नहीं अपनाई जाती है? क्यों राज्यसभा एक अपवाद है? क्यों इसमें चुनाव को ओपन बैलेट अर्थात खुले मतदान से चुनाव होता है? इसके अनेक पहलुओं को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सीक्रेट बैलेट तो हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम सभी लोग उसको देते हैं विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में हम उसमें भाग लेते रहते हैं। तो हम सीक्रेट बैलेट जानते हैं कि सीक्रेट बैलेट क्या होता है। उसमें कोई हमारा वोट गुप्त रहता है, कोई भी नहीं जान सकता कि हमने किसको वोट दिया है सिवाय हमारे। राज्यसभा में भी शुरू से लेकर 1950 से जब से ये सदन बना, संविधान बना, तो क्या शुरू से ही उसमें खुले मतदान की व्यवस्था थी या क्या स्थिति थी? देखिए 1950 से लेके और 2004 तक
अर्थात जो 54 वर्ष का हमारा संवैधानिक इतिहास रहा है राज्यसभा का, इसमें राज्यसभा में भी गुप्त मतदान से ही चुनाव हुआ करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो वो लोग भी गुप्त मतदान प्रणाली से ही चुनाव किया करते थे। लेकिन 2004 से इसमें बदलाव लागू हुआ और 2004 से गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान कर दिया गया राज्यसभा के चुनाव में। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये 54 साल के बाद ये परिवर्तन करना क्यों पड़ा? क्यों 2004 से ये व्यवस्था लागू हुई कि राज्यसभा के चुनाव में, जिसमें कि एमएलएज, निर्वाचित एमएलएज राज्यों के मतदान करते हैं, क्यों वो गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग नहीं करेंगे? क्यों वहाँ पे खुला मतदान होगा? खुला मतदान का मतलब आप जानते हैं, खुला मतदान का मतलब जिसमें कि हमारा मत कोई देख सकेगा, कोई हमारी पार्टी जान सकेगी कि हमारा खुला मतदान का मतलब क्या हुआ, कि हमारा मतदान अब गोपनीय नहीं रहा। हमारी पार्टी जानती है कि हमने किसको मतदान किया है, और हम देखते हैं आगे उसको कैसे बताते, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके दो बहुत प्रमुख कारण थे। 54 साल के बाद 2004 में जब ये बदलाव हुआ और राज्यसभा के चुनावों में गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान की जब व्यवस्था हुई, तो इसके दो बहुत प्रमुख कारण थे। पहला कारण तो ये था कि राज्यसभा के चुनावों में चूंकि बहुत कम लोग वोट करते हैं, इसलिए उसमें खरीद फरोख्त बहुत होती थी और बहुत सारा पैसा लोग एक दूसरे पार्टियों के सदस्यों को, एमएलएज को दे के उनको अपने पक्ष में कर लेते थे, क्योंकि मतदान गुप्त था, कोई जानता नहीं कि किसने क्रॉस वोटिंग किया है। तो पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें 5 सीटें जीतना है और जीती सीट वो केवल 4 राज्यसभा की। पार्टी उम्मीद कर रही है कि हम 1 सीट जीतेंगे, पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। कोई पार्टी 1 सीट या 2 सीट जीतने की स्थिति में है, पता चला कि वो 3 सीट जीत गई या 4 सीट जीत गई। तो ये जो डिस्प्रपोर्शन होता था, ये बैलेंस जो बिगड़ता था कि आपका विधानसभा में जितना बहुमत है, जितनी सीटें आप जीत सकते हैं, उससे आप कम या ज़्यादा सीटें कैसे जीत रहे हैं, इसका स्पष्ट इशारा ये था कि क्रॉस वोटिंग हुई है, आपके पार्टी के लोगों ने आपको वोट किया है या नहीं किया है, ये स्पष्ट हो जाता था। हो सकता है उन्होंने आपको वोट न किया हो, अपनी पार्टी को वोट न किया हो, दूसरी पार्टी को वोट किया हो, और दूसरी पार्टी को वोट करने का मतलब ही ये है कि उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसा लिया है। तो पहली चीज़ तो खरीद फरोख्त होती थी, क्रॉस वोटिंग होती थी। दूसरा जो इशू था वो ये था कि 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बना। एंटी डिफेक्शन लॉ आप सभी लोग जानते हैं कि जो इस बात की बंदिश लगाता है कि कोई भी विधायक अपने ही पार्टी के विप के अनुरूप काम करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एक सदन के अंदर जो मतदान होता है उस पर लागू होता है, लेकिन राज्यसभा के मतदान पर नहीं होता। राज्यसभा का मतदान तो एक दूसरी तरह का मतदान है भाई, उसमें तो सदन के अंदर की कोई कार्यवाही है नहीं, वो तो एक इलेक्शन कमीशन का कार्यक्रम है, उसमें जाके कोई भी सदस्य अपना मतदान कर सकता है। लिहाजा एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू नहीं होता है। तो अब अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के बावजूद, जो उसका प्रयोजन था उसके बावजूद जो है, अगर कोई सदस्य अपने दल के विप का वायलेशन करता है तो कर सकता था, क्योंकि भाई उस पर तो एंटी डिफेक्शन लॉ ही लागू नहीं होता था। तो राज्यसभा चुनावों में एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लागू नहीं है तो फिर वही था कि कोई किसी पर भी पार्टी को वोट कर सकता है। तो इस पर विराम कैसे लगाया जाए, क्रॉस वोटिंग पे कैसे विराम लगाया जाए, और सदस्यों को कैसे इंश्योर किया जाए कि वो अपनी पार्टी के अनुरूप ही जो है मतदान करे, ये दो चीज़ें जो हैं इसमें व्यवस्था बनानी पड़ी। और इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया कि अब क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए और एंटी डिफेक्शन लॉ की तरह से पार्टी का अपने विधायकों पर शिकंजा कसने के लिए और ये देखने के लिए कि पार्टी संतुष्ट होगी किसी ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया गया है, तब ये तय किया गया कि हमारे देश में भी अब जो है राज्यसभा के चुनाव में कम से कम ओपन बैलेट की व्यवस्था की जाए, खुला बैलेट की व्यवस्था की जाए। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि ये हो कैसे, क्योंकि इसके लिए तो कानून में व्यवस्था नहीं थी। संविधान कहता है कि सीक्रेट बैलेट होगा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि सीक्रेट बैलेट होगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स कहता है कि सीक्रेट बैलेट होगा। तो किया क्या जाए? तो इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 1951 में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें वर्ष 2003 में एक संशोधन किया गया सेक्शन 59 में, और सेक्शन 59 में ये जोड़ दिया गया कि राज्यसभा के चुनावों में सीक्रेट बैलेट से चुनाव नहीं होगा, ओपन बैलेट से चुनाव होगा। तो पहला तो कानूनी व्यवस्था की गई जो कि 2003 में की गई, और जब 2003 में ओपन बैलेट का प्रोविजन कर दिया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में, तो 2004 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में
जो नियम है उस नियम में सेक्शन 39A कैपिटल ए डबल कैपिटल ए जोड़ा गया 2004 में, और उसके अनुसार तमाम प्रोविजंस किए गए। आइए जल्दी से देखते हैं कि वो प्रोविजंस क्या है। पहला प्रोविज़न ये था कि प्रत्येक जो मतदाता है, मतदाता कौन है यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव में? निर्वाचित एमएलए हैं राज्यों के। जैसे अगर महाराष्ट्र के विधायक हैं तो निर्वाचित महाराष्ट्र के विधायक, उत्तर प्रदेश के विधायक हैं तो निर्वाचित एमएलएज, बिहार के विधायक हैं तो निर्वाचित एमएलएज वोट दे रहे हैं। तो प्रत्येक विधायक जहाँ भी अपना मत दे रहा है, अपने राज्य के हेडक्वार्टर पे मत दे रहा है या जहाँ भी मत दे रहा है, उसको मतपत्र में मत लगाने के बाद, बैलेट को स्टैंप करने के बाद या उसमें 1, 2, 3 जो संख्या होती है लिखने के बाद, क्योंकि वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, तो आप 1, 2, 3 संख्या लिख सकते हैं, अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग कर सकते हैं। तो जब आपकी पार्टी ने कहा कि आप फलां व्यक्ति को ही मत देंगे और किसी को मत नहीं देंगे, तो अब एक विधायक को आवंटित है कि आप किसके नाम के आगे मोहर लगाएंगे, किसके नाम के आगे आप नंबर 1 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे बैलेट पेपर पे, या जो उसको आदेश दिया गया है तो उसको अपना बैलेट पेपर अपने पार्टी के प्रतिनिधि को दिखाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड ओपन बैलेट, जो पहले नहीं था, जो 2004 में चेंज हुआ। सेक्शन 59 ये कहता है कि कोई भी आपके बैलेट को देख नहीं सकता, वो सीक्रेट रहेगा। लेकिन 59 2003 में उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में और 2004 में इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में परिवर्तन किया गया और ये बताया गया कि प्रत्येक मतदाता को अपने पार्टी के अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपना बैलेट पेपर वोट देने के बाद दिखाना पड़ेगा, पहला नंबर 1। दूसरा कि हर पार्टी जिसका प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसको अपना, या जिसके एमएलएज विधानसभा में है जिनको वोट देना है, हर पार्टी अपने 2 ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन को बताएगी कि ये हमारे ऑथराइज्ड हैं, और उसमें से एक प्रतिनिधि कम से कम बराबर वहाँ पे उपस्थित रहना चाहिए। 2 इसलिए रखे गए हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति को थोड़ा रिलीफ करना हो तो बड़ी देर तक अगर वोटिंग चलती है तो एक आदमी 2-4 घंटे के बाद चला जाएगा तो दूसरा वहाँ रहेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो हर पार्टी को 2 अपने अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव देने रहते हैं, इसमें एक आदमी को वहाँ रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसकी पार्टी के एमएलए ने पार्टी के निर्देशों के अनुसार वोट किया है कि नहीं किया है, और वहाँ पे उसको बाकायदा बैलेट जो चैम्बर होता है, बूथ होता है, उसमें उसके बैठने की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी एमएलए वोट दे रहा है वो केवल और केवल अपने मतपत्र को अपनी पार्टी को दिखाएगा और दूसरी किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि को नहीं दिखाएगा। और अगर किसी दूसरे पार्टी के प्रतिनिधि को वो अपना मतपत्र दिखा देता है तो उसके मतपत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। ये भी व्यवस्था बनाई गई कि अगर कोई एमएलए अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को अपना बैलेट पेपर नहीं दिखाता है, मान लीजिए कि अपने प्रतिनिधि को बिना दिखाए ही उसने बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाल दिया, अपना बैलेट पेपर डाल दिया, तो भी उसका मतपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये जो है 2003 और 2004 में ये व्यवस्थाएं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में ये बनाई गई। इस व्यवस्था को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि 2004 में जो व्यवस्था बनाई गई है, भाई सीक्रेट बैलेट क्यों ख़त्म किया गया, हमारे अधिकार ये है और वो है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जहाँ पे सीक्रेट बैलेट की आवश्यकता संविधान ने समझी है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वहाँ पे संविधान ने बाकायदा लिख दिया है कि इसमें सीक्रेट बैलेट होगा। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 59 के अनुसार ये साफ लिखा हुआ है, या कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में 39 में साफ लिखा हुआ है कि जो भी नियम कायदे कानून इलेक्शन कमीशन बनाएगा वोटिंग के संदर्भ में, उसी के अनुरूप जो है मतदाताओं को अपना मत देना पड़ेगा। और अब इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के तहत ये नियम बना दिया गया है। सेक्शन 39
ए में, कैपिटल डबल ए में ये प्रावधान बना दिया गया है, जिसमें कि ओपन बैलेट के अनुसार बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं। लिहाजा अब इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है, क्योंकि ये संविधान इसको वर्जित नहीं करता, और इसलिए पार्लियामेंट ने जो ये परिवर्तन किया है ये बिल्कुल जायज़ है, और वो सीक्रेट बैलेट की जगह राज्यसभा के चुनावों में ओपन बैलेट को कर सकती है। तो इस प्रकार से अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अप्रूव हो गया है, और अब राज्यसभा के चुनाव आज की तारीख में या 2004 से ही ओपन बैलेट के माध्यम से होते हैं, जिस पे काफ़ी अंशों में क्रॉस वोटिंग पे विराम लगा है, और जिससे कि एक प्रकार से एंटी डिफेक्शन लॉ की एप्लीकेबिलिटी इप्सो फैक्टो अगर देखा जाए तो भाई एक प्रकार से इस्टेब्लिश ही हो गई, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ भी तो यही कहता है कि आप हमारे विप का वायलेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ठीक है, अगर वो लागू नहीं होता है तो यहाँ हमारे विप का एक अनफॉर्मल वायलेशन आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको अपने वोट को बैलेट पेपर को हमें दिखाना ही है। और इस प्रकार से आज की तारीख में एक राज्यसभा ही चुनाव देश में, पूरे देश में एक ऐसा चुनाव है जिसमें कि प्रतिनिधियों को ओपन बैलेट का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये आपके संज्ञान में होना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में जितनी भी लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधात्मक संस्थाएं हैं उसमें केवल और केवल राज्यसभा में ही ओपन बैलेट का प्रयोग होता है, शेष सभी में सीक्रेट बैलेट का प्रयोग होता है। धन्यवाद।